हेलो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे डिस्कशन की ऑफ मॉड्यूल बी ऑफ आई एंड आईएफएस। ठीक है, तो मॉड्यूल ए हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये सीरीज है कंप्लीट। हम आई आईएफएस को जो है फ्री आपके लिए यूट्यूब पर डिस्कस कर रहे हैं। सारा का सारा जो हमारा सिलेबस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ सिलेबस ही नहीं, उसके साथ हम एमसीक्यूज भी साथ के साथ सॉल्व कर रहे हैं, ताकि एक प्रैक्टिस होते रहे और हमें पता चलते रहे कि किस तरह के टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन द एग्जाम। इसके साथ साथ प्रीवियसली यानी कि मई 2023 में इसका एग्जाम हुआ था पहली बार, तो उसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे जो भी हम रिकलेक्ट कर पाए हैं वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं इन ईच एंड एवरी सेशन। ओके, तो ये सेशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जब आपका एग्जाम आने ही वाला है। एंड वी हैव प्रॉमिस्ड कि 25 सेशंस में हम कंप्लीट आईआईएफएस का जो कंपोनेंट है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मॉड्यूल बी का जो 12th चैप्टर है उसके डिस्कशन की शुरुआत कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये एक तरीके से जो इकोनॉमिक सिस्टम है और जो बेसिक्स है इकोनॉमिक्स के वो हमें सिखाते हैं। राइट, तो इनसे प्रीवियसली क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड आगे भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। दैट इज़ वाई इस एक ही चैप्टर को हम इस पूरे सेशन में क्लियरली अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप यू विल लाइक द सेशन। और ये कई लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लाइक किया है इन सेशंस को, बिकॉज वी आर कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द टॉपिक। सारे टॉपिक जो आईआईएफएस के हैं, पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ दिस 25 सेशंस। एंड इससे आपकी जो प्रैक्टिस है फॉर द एग्ज़ाम, आपको जो है क्रैक करने से कोई रोक ही नहीं सकता। राइट, तो भविंदर इन्होंने कहा है, नागार्जुन ने दिया अपना जो है कमेंट दिया है, एंड विकास ऑल्सो लाइक द सेशन। पवन, आपने बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को आंसर किया है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर आंसर्स आर एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, विष्णु, आपने भी आंसर किए हैं एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गिल का यहाँ पर आया है कि बहुत अच्छे तरीके से मेघा मैम के सेशन में, कि बहुत अच्छे तरीके से आप जो है पढ़ा रहे हो। इवन यूजर ने मेघा मैम के सेशन में कमेंट किया है एंड इवन निक। राइट, तो दिस इज अ थिंग, सभी को जो है ये काफ़ी सही लग रहा है। एंड यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज दीज क्लासेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर टॉपिक्स। तो 6 सितंबर का ये सेशन है जहाँ पर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो मॉड्यूल ए कम्प्लीटली हम कवर कर चुके हैं 4 सेशंस में। और इसमें आप देख सकते हो मॉड्यूल बी की शुरुआत हम कर रहे हैं। देर आर ऑलमोस्ट 3 के आसपास क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे, 2 क्वेश्चन हम रिकलेक्ट कर पाए। वी विल यू विल हैव टू आंसर दोज 2 क्वेश्चंस जो मे एग्जाम में पूछे गए हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन में आपसे पूछूंगा। पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से, आराम से, मज़े से देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जब मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ तो हमारा टॉपिक क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमीज इसी की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स वो तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट विल यू से? आप बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। राइट, तो अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, इस वर्ड की जो बैकग्राउंड है उसको अगर हम देखें तो वी कैन से कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंडिकेट करता है। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज? अगर आप किसी भी तरह के प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, दैट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स एसेंशियली एक स्टडी है जो कि स्टडी कर रहा है किसको? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। सभी एक्टिविटीज़ को नहीं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, बट उनमें से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको स्टडी कर रहा है। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेनली क्या है? 3 एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं मेनली वो पार्ट बनते हैं ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन। लेट्स से एक फार्मर है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है, क्रॉप्स उसने लगा रखे हैं, वीट के क्रॉप जो है लगा रखे हैं, तो फार्मर इज प्रोड्यूसिंग समथिंग। तो ये एक्चुअली प्रोडक्शन एक एक्टिविटी हो गया जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है।
है ना। तो ये वीट जो प्रोड्यूस कर रहा है इसे वो बेच सकता है और उसे मार्केट में पैसे मिलेंगे। तो इसीलिए इसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जा रहा है। एक्टिविटीज तो बहुत है बट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कब होगा, जब उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होगी। अब इकोनॉमिक वैल्यू का होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसे अगर मार्केट में बेचा जाए या फिर उसे कहीं भी जो है सेल किया जाए तो उसको उसके सामने मुझे कुछ मॉनेटरी या फिर मनी जो है वो मिल रहा हो। ठीक है। आज के डेट में मनी, पहले के डेट में होता था कि बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज कर लेते थे गुड्स को, बट आज के डेट में मनी अगर मिल रहा है तो वो प्रोडक्शन हो गया। अब प्रोडक्शन के बाद क्या होगा, ये क्रॉप्स प्रोड्यूस कर दिए और घर पे रख दिए जो गनी बैग में। हो गया है क्या काम? नहीं। अब इसके आगे होगा कि वो उसे मार्केट में भेजने का काम करेगा, या तो खुद ले जाकर जो बाजार होते हैं वहां पर बेचेगा ठेले में या फिर जिस भी तरीके से, या फिर वो मार्केट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी मिडिल मैन के थ्रू वो भेजेगा, उसे सेल कर देगा। तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज हो रही हैं, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मार्केट्स आर इम्पोर्टेंट, यहाँ पर मेनली आ जाता है मार्केट, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मार्केट तक हम किस तरीके से प्रोड्यूस किए हुए गुड्स ले जा रहे हैं, दैट इज द थिंग। अब ये प्रोड्यूस किए हुए गुड्स मार्केट तक पहुंच गए और वहां पे क्या होगा, कंजम्पशन होगा। लोग आएंगे और खरीदेंगे। बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। मार्केट हम किससे कहते हैं, आगे के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ये चीज, सप्लाई डिमांड जब हम पढ़ेंगे। तो मार्केट हम किसे कहते हैं, जहां पर बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। और यहाँ पे या तो कोई गुड्स या सर्विसेज जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, ये तीन चीजें अगर हो, दैट इज कॉल्ड अ मार्केट। ठीक है, सिंपल। और ये जो मार्केट है वहां पे होता क्या है, मेनली कंजम्पशन होता है। आप किसी चीज को खरीद रहे हो, आपने पैसे दिए और खरीदा। ठीक है, तो ये आगे जाकर कंजम्पशन हो गया। ओके, सो ये सारे एक्टिविटीज एक्चुअली इकोनॉमिक्स में आते हैं एंड हम इससे जो बेसिक्स है इकोनॉमिक्स के वो समझ चुके हैं। और अगर हम इस वर्ड को ही जानने की कोशिश करें तो इको जो है वो ओइकोस नाम के ग्रीक वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से, ग्रीक वर्ड, दैट इज ओइकोस। ओइकोस का मतलब होता है होम। और आगे सर इको नहीं और नॉमिक्स भी है। ठीक है, नेमियन नाम का ये जो शब्द है, अगेन ग्रीक वर्ड, उसका मतलब होता है मैनेजमेंट या डिस्पेंसेशन, तो मैनेज करना। अब इन दोनों को अगर हम साथ में ले लें, ओइकोनोमिया, इसको धीरे धीरे करके इकोनॉमिक्स बना दिया गया। बहुत ही दूर का रिश्ता लग रहा है लेकिन है इन दोनों का रिश्ता। ठीक है, तो ये शुरुआत इसकी ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से हुआ था, जो कि होम मैनेजमेंट। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई। अब घर में अगर हम देखें तो सैलरी आ रहा है या फिर आप किसी और बिजनेस में हो, तो पैसे जो घर में आ रहे हैं किसी भी तरीके से, उस पैसे को हम किस तरीके से यूज करेंगे, दैट इज द फर्स्ट डिसीजन जो हम लेते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन घर के केस में। तो उसको यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप ये कर सकते हो कि उसे खर्च करोगे, ट्रांजैक्शंस करोगे उस पैसे के, या फिर आप उसे सेव करोगे। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं और भी बहुत सारे, बट दीज आर द अल्टरनेट वेज। दो तरीके से आप पैसों को यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ट्रांजैक्शन, अरे खर्च करो, इफरात पैसा है। सेविंग्स के, या फिर बहुत नहीं नहीं हमें सेविंग्स करनी है, आगे के लिए चाहिए समथिंग, तो दैट इज कॉल्ड होम मैनेजमेंट। यानी कि होम रिलेटेड, होम का जो बजट है उसको जब हम मैनेज कर रहे हैं, वहां से शुरुआत हुई थी इकोनॉमिक्स इस टर्म की। आई होप आपको इकोनॉमिक्स टर्म से रिलेटेड चीज़ें समझ में आ गई। अब हम कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं इकोनॉमिक्स के, और उन्हें समझने के लिए वी शुड नो कि इसे इकोनॉमिस्ट ने कैसे डिफाइन किया है। हमने अपनी खुद की जो डेफिनेशन है वो तो बता दी, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने इसे किस तरीके से डिफाइन किया है। तो इस इकोनॉमिस्ट्स की जब हम बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहला आता है, दैट इज ऑफ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने डिफाइन किया है इस टर्म को। एडम स्मिथ बहुत ही ग्रेट इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। आगे के जो सेशंस हैं एंड इवन इन द स्लाइड्स हम देखेंगे, इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को जो है डिफाइन किया। और इनकी जो बुक थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो वेल्थ ऑफ नेशंस अगर आप किसी भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए पर्सन को पूछोगे तो उन्हें पता होगा अबाउट दिस बुक। और ये बुक लिखी गई है बाय एडम स्मिथ। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को कहा कि ये वेल्थ को मैनेज करने का एक पूरा का पूरा स्टडी है। उस समय लोग बहुत धनी होते थे, पुराने ज़माने की बात है, बहुत राजा वगैरह होते थे उस समय, बहुत ही कैपिटलिस्ट और बहुत जो है
चीज़ें करते थे, तो काफ़ी पैसे वाले लोग होते। तो इकोनॉमिक्स एक्चुअली है क्या, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ये जो पैसे हैं लोगों के, उन्हें मैनेज करने के काम को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। सिंपली उन्होंने ये कहा था, ठीक है। सो ही सेड इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड, कैसे वेल्थ को जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है एंड कैसे कंज्यूम किया जा रहा है। यानी कि वेल्थ को बनाने के लिए क्या आपको कोई बिजनेस या फिर कोई काम, कोई कहीं पर नौकरी करनी पड़ेगी, तो वेल्थ आपका आपके पास आएगा, और उसे किस तरीके से आप खर्च कर रहे हो। दैट इज़ ऑल जो है इकोनॉमिक्स का पूरा स्टडी है एंड बातें जो उसमें कर रहे हैं। तो ये थोड़ा मटेरियलिस्टिक जो है हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन है। एंड दिस डेफिनेशन को, ये नाम आपको डेफिनेटली याद रखना है, पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है एंड आगे भी पूछा जा सकता है। वेल्थ डेफिनेशन कहा जाता है। तो एडम स्मिथ ने कौन सा डेफिनेशन दिया है, एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दिया है, आपको ये याद रखना होगा, राइट। अब इसके अलावा सर और कोई इकोनॉमिस्ट भी है क्या? डेफिनेटली मार्शल नाम के ये जो इकोनॉमिस्ट हैं, अल्फ्रेड मार्शल एक्चुअली, तो इन्होंने अपना जो डेफिनेशन है वो ऐसे दिया कि भाई बहुत वेल्थ वेल्थ हो गया। अब उस समय थोड़ा सा जो माइंडसेट है लोगों का वो भी चेंज हुआ था कि सिर्फ जो है कमाना ही काफ़ी नहीं होता है, लोगों की भलाई के बारे में भी सोचना होता है, तो वेलफेयर करना होता है, ये चीज़ भी लोगों ने सोचा। तो इस वजह से अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली एक स्टडी है ऑफ वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर किस तरीके से की जा रही है। वेलफेयर का मतलब क्या है, लोगों को जो भी पुअर पीपल हैं उन्हें बेसिक मिनिमम जो है सर्विसेज वो प्रोवाइड करने का काम गवर्नमेंट का है। इसके साथ साथ जो पीपल हैं जो लिटरेट नहीं हैं या फिर जो इकोनॉमिक अपनी लाइवलीहुड चला नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें स्किल करने का काम है। ये चीज़ें वेलफेयर में आ जाती हैं मेनली, अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की हम बात करें। तो ये सारे चीज़ों को हैंडल करने का काम है इकोनॉमिक्स का, ये चीज़ कहा गया, ठीक है। तो इसके अलावा भी है, बट दिस आर सम एग्जांपल्स। वेल बीइंग को प्रमोट करना मेनली इकोनॉमिक्स का काम है। तो वेल्थ और पैसे जब आएंगे तब ना उन लोगों की वेल बीइंग होगी, वेल बीइंग यानी कि वो चीज़ें खरीद पाएंगे, अच्छे घर में रह पाएंगे, गाड़ी में घूम पाएंगे, तो वेल बीइंग प्रमोट होगी। दैट इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स का स्टडी इज़ ऑल अबाउट, ये कहा उन्होंने। और इनकी जो बुक है मार्शल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 है, पीछे आप देख रहे हो, तो इस प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में एक्चुअली इन्होंने इसके बारे में कहा था। अब आप गेस कर सकते हो कि अल्फ्रेड मार्शल की इस डेफिनेशन को क्या कहा जाता होगा, कौन सा डेफिनेशन कहा जाता होगा। जैसे एडम स्मिथ के डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन कहा जाता है, अल्फ्रेड मार्शल की इस डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको याद रखना है, किसने कौन सा डेफिनेशन दिया है वो आपको याद रखना है। थर्ड थिंग इज रॉबिन्स, लियोनेल रॉबिन्स, इन्होंने अपना जो डेफिनेशन है वो भी दिया था। अब इनके डेफिनेशन को सबसे जो है आज के डेट में काफ़ी क्लोज माना जाता है, जो इकोनॉमिक्स का काम है उससे काफ़ी क्लोज माना जाता है। और इस वजह से मई 2023 में आईआईबीएफ ने भी सोचा कि काफ़ी प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मई 2023 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो वी शुड बी रियली केयरफुल, बाकी जो डेफिनेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आगे पूछे जा सकते हैं। तो इनके डेफिनेशन क्या थी, इन्होंने ये कहा था जो लियोनेल रॉबिन्स है, इन्होंने कहा था कि जो भी हमें हमारे वांट्स हैं, हमारे नीड्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं। अगर आपको मैं कह दूं कि आपके पास अनलिमिटेड मनी है, तो आप क्या करोगे, अरे ये भी खरीद लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी यहाँ भी चले जाओ, यहाँ भी घूम लूँ, सब आप जो है कर लोगे। तो हमारे जो डिज़ायर है, नीड्स है, वांट्स है, वो अनलिमिटेड है। लेकिन क्या हमारे पास अनलिमिटेड मनी है? नहीं, हमारे पास लिमिटेड मनी है। पहली बात तो मनी जो हमारे पास है वो स्कार्स है। ये चीज़ें हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्कार्स यानी कि लिमिटेड मनी है हमारे पास, ठीक है। मनी एक एग्जांपल है, रिसोर्सेज जो हमारे पास होते हैं वो लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल हम कह लें, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, कह सकता हूँ मैं? नहीं, ठीक है। तो वाटर है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? नहीं कह सकता, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज हमारे जो है स्कार्स हैं। स्कार्स का मतलब काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ इनके अल्टरनेट यूजेस भी होते हैं, यानी कि आप वाटर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, या तो आप वॉशरूम्स में यूज़ कर सकते हो, या फिर वाटर थोड़ा अच्छा है तो दैट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, इंडस्ट्रीज में यूज़ हो सकता है। तो देर आर अल्टरनेट यूजेस। मनी को कैसे आप यूज़ कर सकते हो? आप यूज़ कर सकते हो टू बाई समथिंग, आप सेविंग्स के लिए यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो उसे फूड खरीदने के लिए या कपड़े खरीदने के लिए, राइट। तो अल्टरनेट यूजेस होते हैं। तो जो हमारे वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं,
जो हमारे रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। लिमिटेड यानी कि स्कार्स एज वेल एज अल्टरनेट इनके जो है यूजेस होते हैं, तो इन्हें मीन्स भी कहा जाता है। जो रिसोर्सेस है, मीन्स क्या है, पैसे जो हमारे पास है, दैट इज अ मीन्स दैट विल हेल्प। और हमारे एंड्स क्या है, एंड्स है हमारे जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमारे जो डिजायर्स है उसको अचीव करना है। अचीव करने के लिए पैसा एक मीन्स है, ठीक है। लेट्स से आपको आज लगा कि मुझे रेस्टोरेंट में खाना चाहिए, तो वो एक एंड है। उस एंड गोल को अचीव करने के लिए आपके पास मीन्स होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, तो दैट इज द थिंग। तो एंड्स एंड मीन्स डेफिनेशन या फिर स्केरसिटी डेफिनेशन दी गई है बाय लियोनेल रॉबिन्स, ठीक है। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्केरसिटी। स्केरसिटी किस चीज की स्केरसिटी है भाई, मीन्स की, रिसोर्सेज की स्केरसिटी है, पैसों की स्केरसिटी है। तो पैसे जब कम है तो हमें डिसाइड बहुत ही, हर दिन आप रेस्टोरेंट में खाने जा सकते हो क्या, नहीं, नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, राइट। तो ऑब्वियसली सेहत तो खराब होगी, बट हमारे पास उतने मीन्स भी नहीं है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज एंड पैसे भी नहीं है, तो इसीलिए हमें डिसाइड करना होता है हमेशा। तो ये साइकिल आप समझ रहे हो। पहली बात ये कि हमारे जो वांट्स है वो अनलिमिटेड हैं। दूसरी बात ये कि हमारे जो मीन्स है वो लिमिटेड हैं, और साथ के साथ इनके अल्टरनेट यूजेस भी हैं। तो हमें डिसाइड करना होता है। तो इसका क्या है निष्कर्ष के, वी हैव टू डिसाइड कि हमें जो हमारे पैसे हैं या फिर रिसोर्सेज उन्हें कहाँ खर्च करना है। तो ये डिसीजन ही इकोनॉमिक्स का मेन सेंट्रल प्रॉब्लम है, ये चीज कही गई है बाय लियोनेल रॉबिन्स। सो दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू प्रैक्टिकल आज के डेट में इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ते हैं वो। तो दैट इज वाई दिस इज अडॉप्टेड, एंड इससे ऑब्वियसली क्वेश्चन भी पूछा गया है 2023 के के एग्जाम में, ठीक है। स्टडी ऑफ स्केसिटी है, आई होप आपको समझ में आ गया। और ये रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स का रिलेशन है। एंड्स यानी कि आपको जो करना है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल करनी है आपको, एंड देन स्केर्स मीन्स यानी कि जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, और इस इन मीन्स का अल्टरनेट यूजेस है। तो इस पूरे स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ हम यहाँ पे समझ चुके हैं। आई होप ये सब कुछ क्लियर है, ओके। और अगर मज़ा आया यू कैन ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसे हम इस वजह से स्कैसिटी डेफिनेशन कहते हैं। रिवीजन टाइम, एडम स्मिथ वेल्थ डेफिनेशन, मार्शल एम उसका उल्टा डब्ल्यू वेलफेयर डेफिनेशन, रॉबिन्स आर एंड एस, ठीक है, स्कैसिटी डेफिनेशन इन्होंने दी है। तो ये तीन नाम आपको याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द टर्म इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ goods and services, absolutely 100% correct है। It is a study of how resources can best be distributed to meet the needs of greatest number of people। जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। रिसोर्सेज कैसे हम यूज कर सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ जो एंड्स है एंड रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करने के लिए। द टर्म इकोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इकोनॉमी, यस, सही है क्या ये। यहाँ पे छोटा सा कैच है, ये लैटिन नहीं ग्रीक वर्ड है, ठीक है। आई नो ये क्वेश्चन काफ़ी अजीब सा है, बट IABF है भाई, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये ग्रीक वर्ड है, दैट इज वाई वी कैन से थर्ड तो सही नहीं है, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लियोनेल रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने, लियोनेल रॉबिन ने अपने डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की, और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। द डेफिनेशन प्रेजेंट्स इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड्स, जी हाँ, स्केरसिटी। स्केरसिटी डेफिनेशन में हम देखते हैं कि मीन्स एंड एंड्स की बात की गई है। डेफिनेशन डिस्क्राइब्स दैट वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर अनलिमिटेड, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, एब्सोल्युटली। एज पर द डेफिनेशन मीन्स टू सेटिस्फाई द वांट्स आर लिमिटेड, यस। एज पर डेफिनेशन रिसोर्सेज डू नॉट हैव अल्टरनेट यूजेस, ये तो गलत है। रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूजेस होते हैं, यानी कि आप पैसों का यूज खाने के लिए कर सकते हो, कपड़े खरीदने के लिए या कहीं जाने के लिए। देर आर अल्टरनेट यूजेस, अल्टरनेट यानी कि एक से ज्यादा यूज होता है ऑब्वियसली। तो दी इज द राइट आंसर, जो कि एक्चुअली एक गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इन चीजों को और क्लियरली समझ लेते हैं। वांट्स जो हमारे अनलिमिटेड हैं, यानी कि हमें जो चीजें करनी है, रिसोर्सेज का यूज करना है, उसके किस जो एंड हमारा है वो अनलिमिटेड है, हमारे वांट्स अनलिमिटेड है। कैसे, बायोलॉजिकल नीड्स हमारे एज वेल एज सोशल नीड्स है। खाना है हमें, तो खाने के लिए पैसों की ज़रूरत, कपड़ों के लिए पैसों की ज़रूरत, रहना है हमें, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। सोशल नीड्स, फैमिली चलानी है तो पैसों की ज़रूरत होगी। फ्रेंडशिप के लिए भी भाई आजकल पैसों की ज़रूरत होती है, कहीं घूमने जाना है, कहीं कुछ करना है, आपके पास अच्छी गाड़ी ना हो तो लोग आपके साथ शायद ही आएंगे राइट। सेफ्टी,
तो इसके लिए भी ज़रूरत है हमें सारे जो सेफ्टी अच्छे अपार्टमेंट में जहाँ पर सेफ्टी है वहाँ पर अगर आप रह रहे हो तो यू नीड मनी, यू ऑल्सो नीड मनी फॉर पावर। ठीक है, इसके बारे में तो आपको पता ही है, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पावर गेन करना है तो आपको मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे जो वांट्स है ये अनलिमिटेड है, आपको चाहिए, आपको फैमिली भी अच्छी चलानी, फ्रेंड्स भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए बहुत। आप अगर पीएम बन जाते तो बहुत ज़्यादा खुश होते। आपको अच्छा घर भी बनाना है, क्लोथ्स भी, पूरा वार्डरोब चाहिए, फूड भी चाहिए आपको, सब कुछ। ठीक है, तो ऑब्वियसली सभी को चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो हमारे वांट्स जो है अनलिमिटेड है, ये चीज़ हम कह सकते हैं, एंड दैट इज़ रियली क्लियर। बट रिसोर्सेज हमारे पास जो है वो स्कैर्स हैं, एंड इस वजह से हमें चॉइस करना पड़ता है कि आज मैं फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूँ। दोनों के साथ ही नहीं हो सकता ऑब्वियसली, एक तो शायद कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, दूसरी बात ये कि पैसे खर्च करने होंगे, बहुत सारे लोग हो जाएंगे, पूरी पार्टी थ्रो करनी होगी तभी होगा। अब ये मीन्स जो हमारे पास है वो अनलिमिटेड है। फॉर एग्जांपल फूड की अगर हम बात कर ले तो इतना फूड है, उसके सामने कितने लोग हैं, लोग ही लोग हैं। ठीक है, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो लोग ही लोग हैं। ठीक है, तो हमारे मीन्स लिमिटेड है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे रिसोर्सेस स्कार्स हैं। स्कार्स का मतलब काफ़ी इसकी जो है कमी है। और इसके साथ साथ सप्लाई एंड डिमांड के पर्सपेक्टिव से भी आपको स्कार्स रिसोर्सेज के बारे में सोचना होगा। यहाँ पर सप्लाई जो हो रही है वो काफ़ी कम है। लेट्स से 10 प्लेट्स हम ला पा रहे हैं, बट यहाँ पे देखो 10 लोग हैं, कितने लोग हैं, 100 से ज़्यादा लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो 10 प्लेट्स अवेलेबल हैं, सप्लाई हमारी 10 है, बट पीपल आर अराउंड 100, तो डिमांड हमारी 100 है, तो सप्लाई डिमांड से कम है, तो ऐसे में हम उसे स्कार्स कहेंगे। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन्स आर लिमिटेड। और यहाँ पर स्कार्स टर्म को और क्लियरली हम समझ लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्रेकफास्ट है, इसकी डिमांड है, प्रॉपर अच्छे एग की जो ब्रेकफास्ट है उसकी डिमांड है, जी हाँ डिमांड है। लो पर ये एग की अवेलेबिलिटी, क्या कहीं भी जाओ और एग आपको मिल जा रहा है, फ्री में मिल जा रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, आपको खरीदना होगा। सप्लाई इसकी लो है, उसे क्योंकि मेंटेन करना पड़ता है, सब हार्वेस्ट होता है एंड ऑल। ठीक है, सप्लाई डिमांड के कंपैरिजन में किस तरीके की है? डिमांड तो लोग तो कितना भी खरीद ले, राइट, बट सप्लाई इसकी कम है इन कंपैरिजन टू डिमांड। तो ऐसी चीज स्कार्स हम किसे कहेंगे? स्कार्स का मतलब है कोई ऐसी चीज जो जिसकी सप्लाई कम है, जो कि सप्लाई नहीं की जा रही है, अच्छे से सप्लाई नहीं हो रही है। इसके साथ साथ उस चीज का डिमांड भी होना चाहिए। सिर्फ सप्लाई कम है ये नहीं कह सकते हम, डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई कम है, वो हमें कहना होगा। यानी कि 10 चीजें हैं बट 100 की डिमांड है, तो देन वी कैन कॉल इट स्कार्स। ठीक है, समझ में आया? नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, दैट इज वाई इसको हम स्कार्स कह सकते हैं, क्योंकि डिमांड इसकी 100 की है बट इसकी सप्लाई लेट से 10 की है। बट यहाँ पर अगर हमें खराब एग की बात करें तो यहाँ क्या ये डिमांड में है? एक की भी डिमांड, एक खराब अंडा भी आप लेना चाहोगे? नहीं लेना चाहोगे। क्या इसकी सप्लाई कम है? जी हाँ, सप्लाई इसकी कम है, लेट से 10 अंडे जो है वो खराब है। बट क्योंकि यहाँ पर डिमांड ही नहीं है इस चीज की, तो डिमांड के कंपैरिजन में क्या सप्लाई कम है? नहीं, डिमांड एक की भी नहीं है एक्चुअली, तो सप्लाई 10 की है। सप्लाई कम होने पर भी ये स्कार्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड ही नहीं है। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। किसी चीज की जिसकी डिमांड है एंड सप्लाई उसकी कम है इन कंपैरिजन टू द डिमांड, देन वी विल कॉल इट स्कार्स। लो कंपैरिजन इन लो डिमांड है इन कंपैरिजन टू सप्लाई, या यहाँ पर डिमांड कम है इन कंपैरिजन टू सप्लाई, डिमांड है ही नहीं, एक की भी डिमांड नहीं है, तो दैट इज द थिंग। और इसे स्कार्स कहा जा सकता है? नहीं, इसे स्कार्स नहीं कह सकते, इसके बारे में हमें चिंता ही नहीं है कि ये है या नहीं है, क्योंकि खराब अंडों की कौन फिक्र करे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फूड की डिमांड में है क्या? यस, हमें लेट्स से 100 की रिक्वायरमेंट है, अब गेहूं ओनली 50 आ रहा है, तो इस वजह से दिस कैन बी सप्लाई यहाँ पर कम है इन कंपैरिजन टू डिमांड, ऑब्वियसली इसे हम स्कार्स कह सकते हैं। जी हाँ, इसी तरीके से पैसे, ये तो सबसे प्राइम एग्जांपल है, डिमांड में है, सप्लाई इसकी बहुत कम है, बहुत ही कमी है इसकी और कंपैरिजन अगर हम करें सप्लाई एंड डिमांड का, तो सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत है इसकी। स्कार्स है, बहुत ज़्यादा स्कार्स है भाई। ठीक है,
तो बहुत ही ज़्यादा स्कार्स है, ये हमने समझ लिया। तो स्कार्स कब हम कहेंगे, जब रिसोर्सेस इस तरीके से हैं कि उसकी डिमांड लेट्स से 100 की है बट उसकी सप्लाई ओनली 10 की है, तो कंपैरिजन में क्या होगा, सप्लाई इज लेस देन डिमांड, तो देन दैट विल बी कॉल्ड स्कार्स। ठीक है, इस चीज को और हम आगे बढ़ा रहे हैं एंड लेटेस्ट यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स का क्या मेन एम है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्टरनेट यूजेस होते हैं मीन्स के, क्या क्या अल्टरनेट यूजेस हैं, फूड चाहिए, क्लोथिंग चाहिए आपको, फ्रेंडशिप भी चाहिए, इवन सेफ्टी चाहिए। यस, ये चीज़ हम समझ चुके हैं। तो ये स्कार्स भी है इस वजह से, जो मीन्स है, इसके साथ साथ मल्टीपल यूजेस भी इसके होते हैं। दैट इज वाई देर इज रिक्वायरमेंट टू मेक अ चॉइस। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं, इस डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं एंड वी आर सेइंग कि हमें एक चॉइस लेने की ज़रूरत है कि आज के डेट में जो पैसे मेरे पास है वो मैं उससे मैं खाना खाऊंगा, या फिर मैं कपड़े खरीदूंगा, या फिर फ्रेंड्स के साथ बाहर, या फिर सेफ्टी में खर्च करूंगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज द चॉइस वी नीड टू मेक एंड दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। सबसे एसेंशियल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे अफोर्डेबल क्या है, वो सब का डिसीजन हमें लेना होगा एंड वो जो चॉइस करना होता है वो ही इकोनॉमिक्स का सबसे मेन प्रॉब्लम है और उसके सॉल्यूशंस इकोनॉमिक्स देता है। सो फाइनली इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेट यूजेस। ठीक है, एंड्स हमारे जो हैं, जो वांट्स हमारे हैं अनलिमिटेड है, हमारे जो मीन्स है वो स्कार्स है। इनके बीच में हमें क्या करना होता है, जो भी रिसोर्सेस है उससे एक डिसीजन लेना होता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ दैट डिसीजन ओनली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिस्कशन कर लेते हैं। अब इकोनॉमिक्स हमें समझ में आ गया। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कही हैं। नाम से हमें समझ में आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो यानी कि छोटे लेवल पे जो सोच रहा है, मैक्रो यानी कि बड़े लेवल पे जो सोच रहा है। अब छोटा लेवल का मतलब क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और एडम स्मिथ ने एक्चुअली बिहेवियर इंडिविजुअल्स की कैसी है, प्राइस कैसे सेट होते हैं, अगर मार्केट में आप जा रहे हो किसी चीज़ की प्राइस सेट है तो वो कैसे सेट हो रही है, और एफिशिएंसी मार्केट्स की किस तरीके की है, ये सब चीज़ों से रिलेटेड इन्होंने बातचीत की है। तो इसी के आसपास माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है। जैसे आप किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से छोटी सी चीज़ को देखोगे, है ना, छोटी सी चीज का मतलब लेट से मैं हूँ, मैं किस तरीके से डिसीजन लेता हूँ और मैं क्या खरीद रहा हूँ क्या नहीं खरीद रहा हूँ, अगर इन चीज़ों की बात होती है इंडिविजुअल्स की, या फिर किसी कंपनी के द्वारा क्या डिसीजन लिया जा रहा है, उन चीज़ों की बात होती है, दैट इज पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स कैसे डिसाइड करते हैं और इससे सप्लाई एंड डिमांड पर क्या इफेक्ट हो रहा है, दैट इज ऑल द टॉक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अगला हमारा चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के सप्लाई एंड डिमांड से रिलेटेड ही होगा। ओके, मैक्रो थोड़ा सा हम देखेंगे बट देन माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली ये है, किस लेवल पे है, हाउस होल्ड एंड फर्म के लेवल पे। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स किस लेवल पे है, दूरबीन से आप दूर के बड़ी सी चीज को देखोगे, है ना, तो इस चीज से आप याद रख सकते हो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज एंड कुछ टर्म्स को आपको यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में याद रखना होगा। इसके बारे में बातचीत किसने की थी, सबसे पहले हमारे जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो जॉन मेनार्ड कीन्स हैं, इनके द्वारा 1936 में जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये जो किताब है उसमें इन्होंने इसकी बात की है। ओके, तो इनसे काफ़ी अच्छा हमारा रिलेशन है। आगे हम कुछ चैप्टर्स में इन्हें फिर से देखेंगे। तो इनका नाम याद रखिए, जॉन मेनार्ड कीन्स, JM कीन्स, KEYNES कीन्स। ठीक है, ये जो हैं इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बातचीत की है। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में इससे रिलेटेड बातचीत 1930s में क्यों हुई, क्योंकि 1930 में ग्रेट डिप्रेशन, जहाँ पर लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहे, बहुत कुछ हुआ था, बहुत सारे चीज़ इसके पीछे थी, बहुत सारे रीजंस थे इनके इसके इस सिचुएशन के। तो वो सब हुआ था। बट देन यहाँ पर मेनली जो बातें की गई थी कि सेंट्रल बैंक को किस तरीके से इस इश्यू को हैंडल करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस इश्यू को कैसे हैंडल करना चाहिए। एक इश्यू हमने देख ली मैक्रो इकोनॉमिक्स की, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसे कैसे हैंडल करना है। मैक्रो इंडिकेटर्स यानी कि नेशनल इनकम किस तरीके की है, GDP, पर कैपिटा इनकम वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल्सो सेविंग्स कैसे कर रहा है कोई कंट्री, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह कैसे हो रहा है। तो ये टर्म्स आपको एकदम याद हो जाने चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या क्या है। ठीक है, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ से, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट किस तरीके से डिसीजन ले रहा है, मैक्रो इंडिकेटर्स कैसे हैं,
जीडीपी वगैरह कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी से रिलेटेड बातचीत हो रही है या नहीं, ये सारे आप देख रहे हो। मैक्रो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पूरे कंट्री या पूरे वर्ल्ड के लेवल पर ये बात होगी। ठीक है, आप खुद अनएम्प्लॉयड हो या नहीं इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा, आपका जो है सेंट्रल बैंक से ऑब्वियसली रिलेशन नहीं है। तो इन चीज़ों के जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाती है, पूरे कंट्री की, किसी पूरे एक रीजन की या फिर वर्ल्ड की बात की जाती है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, which among the following statement is correct with respect to microeconomics? It is a branch of economics which is concerned with the behavior of individual entities, markets, firms, households. Yes, microeconomics analyzes the market behavior of individual consumers and firms. जी हाँ, individual consumers, firms जहाँ भी आ रहा है microeconomics वहाँ पर है। It studies how households and firms make decisions to allocate limited resources. ठीक है, हम किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, हमारे जो पैसे हैं उनको खर्च करने के लिए, उससे सप्लाई एंड डिमांड पर क्या इफेक्ट हो रहा है, इन चीज़ों की बात होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, सो डी विल बी द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, नेशनल इनकम को इंडिकेट करता है। प्राइस इंडिसेस, प्राइस इंडिसेस यानी कि इन्फ्लेशन किस तरीके से किसी चीज़ का प्राइस जो है बढ़ रहा है, वो पूरे नेशनल लेवल पर होता है, इजंट इट? चीज़ों के प्राइसेस, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, उनके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके बारे में बात जब की जा रही है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट्स जो अलग अलग बैंक्स के हैं उन्हें मैनेज करता है, तो वो चीज़ भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सेंट्रल बैंक क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व है पूरे कंट्री के लेवल पर, तो ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब हम फाइनल स्टेज पर आ गए जहां पर हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की बात करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स हमने देख लिया, अब इकोनॉमी की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस। इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी होता है, स्टडी को हम कहते हैं, और इकोनॉमी किसी कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर किए जा रहे हैं, किसी कंट्री के प्रोफाइल से रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल इंडिया इज़ अ काइंड ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो इंडिया एक तरह का इकोनॉमी है। ठीक है, तो इकोनॉमीज अलग अलग तरह के होते हैं, तो ये जो इकोनॉमीज अलग अलग टाइप्स के हैं वो क्या है सर, और ये इकोनॉमीज जो हैं उनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कैसे किया जा रहा है? तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स में हमने ये चीज़ तो देख लिया कि हमें एक डिसीजन लेना होता है, ये हम समझ चुके हैं इकोनॉमिक्स क्या है। तो ये डिसीजन जो लेना होता है वो किन किन चीज़ों से रिलेटेड है, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस को अगर हम आंसर करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा इकोनॉमीज कितने टाइप्स के हैं और इन्हें इन टाइप्स में किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला डिसीजन है कि व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना हमें प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस करना है। क्या हमें बहुत सारे कपड़े खाली बनाने चाहिए, खाना जो है उसे प्रोड्यूस करना ही नहीं है, वहाँ पे फैक्ट्री खड़ी कर दो और कपड़े बनाते जाओ, कि हमें सिर्फ कपड़े जो है बनाने हैं या फिर सिर्फ खाना जो है उसे प्रोड्यूस करना है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये चीज़ तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, उसकी क्वालिटी कैसे होनी है, इन चीज़ों से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। अब ये जो गुड्स हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस होंगे, क्या और कौन प्रोड्यूस करेगा, कौन से रिसोर्सेज यूज़ होंगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगा यहाँ पर, या फिर विंड टर्बाइन से रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होगा, या फिर दोनों का एक कॉम्बिनेशन यूज़ होगा, कौन डिसाइड करेगा ये सारी चीज़ें? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि फॉर होम दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, किसके लिए ये गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? क्या ये सिर्फ रिच पीपल के लिए हैं, क्या ये पुअर पीपल के लिए हैं? कौन खा रहा है जो भी खाना जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है, और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर है या नहीं, किस तरीके से ये जो है मिनिमम सर्विसेज पुअर को मिल रहे हैं या नहीं, पुअर पीपल को मिनिमम सर्विसेज मिलने चाहिए। मिनिमम सर्विसेज यानी कि उन्हें हेल्थ, एजुकेशन, रहने के लिए जगह वगैरह तो है, गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए, क्या वो मिल रहे हैं या नहीं? क्या वो गवर्नमेंट दे रहा है या प्राइवेट सेक्टर दे रहा है? क्या हम सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, यानी कि एक कंट्री का इनकम, नेशनल इनकम अगर बढ़ रहा है बस वो काफ़ी है? रिच का फ़ायदा हो रहा है या पुअर का फ़ायदा हो रहा है, पुअर पॉवर्टी जा रही है या नहीं जा रही है इंडिया से, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं या नहीं, वो क्वेश्चन है। कि हम सिर्फ पॉवर्टी और इसकी बात कर रहे हैं और किसी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, या फिर उसके कॉम्बिनेशन की। तो दीज आर द क्वेश्चंस। तो इंडिया में इन चीज़ों से रिलेटेड क्या होता है वो आप थोड़ा सा जो है सोच सकते हो। तो इंडिया में हम कपड़े प्रोड्यूस करते हैं एंड खाना भी प्रोड्यूस होता है, विंड और एज वेल एज नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी उसका यूज़ करते हैं हम,
यानी कि रिन्यूएबल एंड फॉसिल फ्यूल्स भी यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज पॉवर्टी की बातें भी करते हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आपको हिंट मिल गया होगा कि इंडिया किस तरीके की इकोनॉमी है। आगे हम जब नाम डिस्कस करेंगे तो आप जो है सोच सकते हो कि क्या है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन कौन लेगा, क्या ये गवर्नमेंट लेगा, क्या ये प्राइवेट सेक्टर लेगा, यानी कि कंपनीज लेंगे, डिसाइड करेंगे इस चीज़ से रिलेटेड। बड़े बड़े कंपनीज है, नाम तो मैं नहीं लूँगा, बट वो डिसाइड करेंगे क्या, कि उनका एक कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा वो चीज़ है। तो इसके आंसर्स क्या है, पहली बात तो ये इकोनॉमीज को डिवाइड कर रहा है। ये सारे डिसीशंस अगर मेनली मार्केट यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज उनके द्वारा लिए जा रहे हैं या फिर उनके इन्फ्लुएंस में गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी। इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। सारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स लेते हैं, आप मैं और जो बड़े बड़े कंपनीज है वो लेते हैं। तो हम ध्यान रखेगा इकोनॉमिक डिसीजंस की बात कर रहे हैं, सारे डिसीजन नहीं, इकोनॉमिक डिसीजंस की कितना प्रोड्यूस होना है, कितना क्या होना है, किस तरीके से मार्केट चलना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट नहीं करती है, प्राइवेट फर्म्स करते हैं। और इसका जो मार्केट इकोनॉमी का एक्सट्रीम केस है उसे हम लेसेस फेयर नाम से जानते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफियर ही नहीं करती। तुम लोग देखो जो होगा, अगर कुछ दिक्कत आती है तभी गवर्नमेंट इंटरफियर करेगी, वरना तो गवर्नमेंट कहेगी कि प्राइवेट सेक्टर तुम लोग खुद ही देखो। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर सबसे मेजर प्लेयर है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। और यहाँ होता यह है कि पीपल के वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जाता। इकोनॉमिक प्राइवेट सेक्टर कंपनीज कोई पुअर पीपल के बारे में क्यों सोचेंगे, तो वो नहीं सोचते, तो वो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। दैट इज द थिंग। अब कमांड इकोनॉमी, इस नाम से हमें समझ में आ रहा है, स्टेट इकोनॉमी भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का मेन रोल होता है। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ कौन देता है, गवर्नमेंट ही देता है। सारे इंडस्ट्रीज को मेनली ओन कौन करता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये कहता है कि कैसे इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होनी चाहिए, कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने चाहिए। मेजर रोल इकोनॉमिक डिसीजंस में गवर्नमेंट का है, दैट इज कॉल्ड कमांड। हु इज इन कमांड, गवर्नमेंट। ठीक है, नॉट प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे मेन ये चीज़ है कि फैक्ट्रीज वगैरह जो बनाए तो जाते हैं, लेकिन लोगों का वेलफेयर भी देखा जाता है। ठीक है, लोगों के वेलफेयर के बारे में ज़्यादा जो है चिंता होती है, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह ये वो लाकर। कोई प्राइवेट कंपनी को आपने देखा स्कीम लाते हुए, नहीं ना। तो प्राइवेट सेक्टर पुअर पीपल के बारे में कम ही सोचता है, तो दैट इज़ वाई इसे जो है मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। अब इंडिया कौन से टाइप का इकोनॉमी है, क्या यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की ही चलती है, नहीं, दोनों की चलती है। तो इस वजह से इंडिया इज़ अ मिक्सड काइंड ऑफ इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में एग्जाम्पल अगर हम ले, यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, ये सब बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी के। तो लेजस फेयर जो है ये एक्सट्रीम केस है, यूरोप यूएस में लेजस फेयर काफ़ी हद तक चलता है। तो यहाँ पर कोई भी इकोनॉमी अगर हम पूरे दुनिया में देखें तो कम्प्लीटली एक्सट्रीमली जो है मार्केट या फिर एक्सट्रीमली कमांड इकोनॉमी नहीं है, इंक्लूडिंग चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये भी कम्प्लीटली नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट वहाँ पे डिसाइड कर रही है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर डिसाइड कर रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं है। शायद नॉर्थ कोरिया हो, बट देन मोस्ट कंट्रीज नहीं है। गवर्नमेंट ओवरसीज एंड रेगुलेट्स, तो यहाँ पर क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी छूट दे रखी है, लेकिन इस पर रेगुलेशन किसका है। फॉर एग्जांपल बैंक्स की अगर हम बात करें तो प्राइवेट बैंक्स तो है, लेकिन रेगुलेट इन्हें आरबीआई कर रहा है, यानी कि आरबीआई रूल सेट करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा जो है, एंड उसके बेसिस पर इन बैंक्स को चलना है, अपने हिसाब से नहीं चल सकते। तो गवर्नमेंट ओवरसीज, एंड अगर कोई चल नहीं रहा है, उन्हें मर्ज करने का काम भी गवर्नमेंट का है, तो पनिश करेगी। इंडिया इज एन द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करते हैं, यहाँ पे वेलफेयर भी है, यहाँ पे ग्रोथ भी है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें होती हैं, राइट, दैट इज द थिंग। तो ये लास्ट के कुछ क्वेश्चंस, विच अमंग द फॉलोइंग इज और वाज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कौन है इसमें से, यूएसए, चाइना, इंडिया, यूएसएसआर। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ट आपको जो है एग्जाम्पल मिल जाएगा। एंड इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ऑफ अ कमांड इकोनॉमी, दैट इज यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर इज अर्स्टवाइल रशिया जो था, पहले कमांड इकोनॉमी थी। इवन इंडिया भी एक टाइम पे 1970s, उससे पहले कमांड इकोनॉमी, सारी चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सब कम था। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ कमांड इकोनॉमी इज यूएसएसआर, दैट इज अर्स्टवाइल रशिया में सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। ठीक है, तो ऐसा था मोस्टली। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या आंसर होगा, कैपिटलिस्ट कौन सा है। स्टार्टिंग से ही यूएसए जो है कैपिटलिस्ट रहा है। कैपिटलिस्ट यानी कि मोस्टली प्राइवेट कंपनीज जो है वो डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे। नेक्स्ट है मार्केट इकोनॉमी इज वन इन विच इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट फर्म्स मेक द मेजर डिसीजंस अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। मार्केट इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट फर्म्स मेजर डिसीजंस लेते हैं, दिस इज करेक्ट। इन विच गवर्नमेंट मेक्स ऑल डिसीजंस, नहीं,
मार्केट इकोनॉमी में नहीं। इन विच गवर्नमेंट ओन्स एंड डायरेक्ट्स द ऑपरेशंस ऑफ एंटरप्राइजेस इन मोस्ट इंडस्ट्रीज, नहीं। ऑल ऑफ द अबव भी नहीं, गवर्नमेंट का रोल है ही नहीं मार्केट इकोनॉमी में, तो ये मेन रोल किसका है, इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट फर्म्स का। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट देखने, नो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इकोनॉमी फॉल्स इन ईदर एक्सट्रीम्स ऑफ ईदर ऑफ कैपिटलिस्ट और कमांड इकोनॉमी, एब्सोल्युटली करेक्ट। मिक्स्ड इकोनॉमी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। यस, गवर्नमेंट जो है मेन रोल प्ले करता है ओवरसी करने में मिक्स्ड इकोनॉमी में। यस, हमने देखा गवर्नमेंट ओवरसी एंड रेगुलेट करता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। Like in India, government passes laws that regulate economic life, produce goods and services, and control pollution in mixed economy. Government laws and rules जो है पास करता है, उसके बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट को खुद भी अपने एक्टिविटीज करने होंगे। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तीनों ही चीज़ें सही है, सो डी विल बी द राइट आंसर। राइट, सो दैट वाज आवर सेशन, और इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे गए हैं जैब 2023 में एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, सो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चंस। इनके आंसर ज़रूर आप भेजना, लिख भेजना इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो देखते हैं किनके मोस्ट ऑफ द आंसर सही होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको खुद ही पढ़ना है एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन। देन दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं बहुत ही क्लियरली, ये पूछा गया है दोस्तों प्रीवियसली, राइट। सो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्चुअली 3 क्वेश्चंस, वी हैव बीन एबल टू रिकलेक्ट ओनली 2 क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241। यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अ मेल ऑन hello@edutab.co.in, और यहाँ पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, अपना कोई भी इश्यू है आपके स्टडी से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क, अगर आप जैब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा आप फीडबैक भी दे सकते हो इन सेशन से रिलेटेड कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, या फिर आपको कुछ अच्छा लगा है, यू कैन सेंड अ मेल ऑन दिस ईमेल आईडी। आप कमेंट सेक्शन में भी फीडबैक दे सकते हो, लाइक मैनी हैव गिवन। इस सेशन के इनिशियल स्टेज में हमने वो देखा था, राइट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसी तरह इन्हीं सेशंस की पूरी सीरीज को आपको ज़रूर देखना है। विद दैट आपका जो IIFS का कंपोनेंट है, रेस्ट एश्योर्ड, कंप्लीटली कवर्ड होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।